नमस्ते बच्चों। आज इस फर्स्ट चैप्टर में इस वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा देखें। परमाणु द्रव्यमान बताता है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अब कार्बन 12 क्या है ये आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी मैं। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कार्बन 12 का एक परमाणु है। अगर हम इसको 12 बराबर भागों में बांट दें, 12 बराबर भागों में बांट दें तो ये जो एक भाग प्राप्त होगा वो होगा इसका 1/12वां भाग। ये इसका 1/12वां भाग होगा। तो कोई भी परमाणु या किसी तत्व का एक सिंगल परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1.0080। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, अगर हम हाइड्रोजन का एक सिंगल परमाणु अलग कर पाएँ तो उसका भार कितना होगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणु का हम भार देखें तो वह कार्बन 12 के इस 1/12वें भाग से 1.0080 गुना भारी है। तो इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1.0080। तो इसी प्रकार से हम किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान से ज्ञात कर सकते हैं कि वह कार्बन के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में व्यक्त करते हैं, जिसका सिंबल होता है U। इससे व्यक्त करते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख रहे हैं 1.0080, हमें इसे लिखना चाहिए 1.0080 यूनिफाइड। जैसे लंबाई को आप मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास या U से शो करते हैं। अभी हमने ऊपर बात की कार्बन 12 की, तो ये कार्बन 12 का मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, देखिए हमने डाल्टन की थ्योरी में ये पढ़ा कि एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु भी पाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। क्योंकि वो एक ही तत्व के हैं तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। आवर्त सारणी में इनको एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो समस्थानिक की परिभाषा देखिए। देखो, ये जो टॉपिक है समस्थानिक, ये आपके इस चैप्टर से सीधा रिलेटेड नहीं है, बाद में आएगा अगले पाठों में। लेकिन यहाँ पर आपको समस्थानिक का मतलब समझाना ज़रूरी है ताकि आप यहाँ कार्बन 12 का मतलब समझ पाएँ और जो आने वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, उसको भी समझ पाएँ। तो समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है।
उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अब इसको ब्रैकेट में क्यों बंद किया? पहली बात तो ये जो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ वो आपके लिए डायरेक्ट इस चैप्टर में नहीं होता, इसलिए आप उसको नोट्स में चाहें तो ना लें, लेकिन आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये हमने ब्रैकेट में क्यों लिया, उसका मतलब ये है कि आपको समझाने के लिए हम ये बात कह देते हैं कि परमाणु क्रमांक समान, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान। तो बेटा जो एक ही तत्व के परमाणु हैं उनका तो परमाणु क्रमांक समान ही होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग होते ही तो वो तत्व ही बदल गया, फिर वो नया तत्व बन जाएगा। तो परमाणु क्रमांक तो किसी भी तत्व की पहचान होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, तो वो समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अब कार्बन को ही ले लें, प्रकृति में कार्बन तत्व के 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तीनों का परमाणु क्रमांक तो 6 ही रहेगा, परमाणु क्रमांक समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान 3 प्रकार का होगा, 12, 13, 14। तो इनको क्या बोलते हैं? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, परमाणु क्रमांक 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1, 2 और 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। क्लोरीन भी, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, परमाणु क्रमांक दोनों का 17। तो इस प्रकार से जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु हैं जो अलग अलग परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। और हमने परमाणु द्रव्यमान के लिए जो रेफरेंस लिया है वो कार्बन 12 का लिया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान के लिए किस तत्व को आधार माना गया है, किस तत्व का रेफरेंस लिया जाता है, तो वो है कार्बन 12। तो ये हुआ समस्थानिक के बारे में। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, ये देखिए, ये औसत परमाणु द्रव्यमान है। इसके बारे में आपको समझा देते हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो देखिए, हमने अभी समस्थानिक की बात की। प्रकृति में 3 प्रकार के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो हम कार्बन का परमाणु भार क्या माने, परमाणु द्रव्यमान क्या माने कार्बन का, ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए औसत परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है। जो भी तत्व समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं उनका औसत परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है। जो सभी परमाणु द्रव्यमान होते हैं उन सब का औसत, लेकिन उस औसत को सामान्य औसत की तरह नहीं निकाला जाता, जैसे आप गणित में निकालते हैं उस तरह से नहीं निकालते इसे। उनको निकालने के लिए प्रतिशत देखना पड़ता है कि कौन सा परमाणु भार कितने प्रतिशत प्रकृति में अवेलेबल है। अब आपके जो प्रश्न आता है वो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि आपको प्रश्न में ये इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि समस्थानिक कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन के, कार्बन 12 है, 13 है और 14 है। उनकी प्रकृति में प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? कार्बन 12 98.89% है, कार्बन 13 1.108% है और कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10% है। तो इस प्रकार से फिर आपको तीसरी इन्फॉर्मेशन ये दी जाएगी कि उनका एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान कितना है यूनिफाइड में। कार्बन 12 का तो 12 ही है, कार्बन 13 का है 13.00335 और कार्बन 14 का है 14.00317, उनका एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रश्न में दी जाएगी और आपको निकालना होगा औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसका तरीका देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है उसके नीचे हम जो भी राशि है प्रतिशत में हम देखते हैं संख्या, उसके नीचे 100 लगाया जाता है। हम उसको उस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत मात्रा आपको दी गई है उसके नीचे 100 लगाइए, उसको 100 से भाग दीजिए और दशमलव को एडजस्ट कीजिए। जैसे 98.892, इसको 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 अंक इधर आ जाएगा 0.98892 गुणा उसका जो एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान है उसको गुणा कर दें, फिर प्लस आएगा,
फिर कार्बन 13 की बात करेंगे, उसका प्रतिशत कितना होगा। इसके नीचे जब 100 लगाएंगे तो प्रतिशत 2 अंक इधर चला जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.0118 गुणा फिर इसका एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान, फिर से प्लस, और ये वाला जो इसका प्रतिशत है 2 गुणा 10 की पावर -10, इसके नीचे जब 100 और आ जाएगा तो -10 की जगह हो जाएगा -12, 2 गुणा 10 की पावर -12 हो जाएगा ये देखिए। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 14.00317 जो इसका एग्जैक्ट दे रखा है, तो इसका आंसर निकाल लेंगे, फिर इसका आंसर निकाल लेंगे और फिर इसका आंसर निकाल लेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे और एग्जैक्ट हमारा औसत द्रव्यमान आ जाएगा कार्बन का 12.011 यूनिफाइड। तो इस प्रकार से औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। आपको ये एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आपके अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन 1.9 दे रखा है, क्वेश्चन 1.9 दे रखा है, उसको मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ उसे, तो उसे आप देखें कि किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसको समझ भी पाएंगे। देखिए प्रश्न 1.9, इसमें आपको वही सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। 2 प्रकार के क्लोरीन परमाणु आपको बताए हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, आप अपनी बुक में देखें इसको। और प्रतिशत मात्रा क्लोरीन 35 की है 75.77% और क्लोरीन 37 की है 24.23%। फिर है मोलर द्रव्यमान, एग्जैक्ट जो इनका होता है, क्लोरीन 35 का भार होता है 34.9689। देखो एक बात देखना इधर कि 34.9 का मतलब लगभग 35, तो इसको क्लोरीन 35 कहा जाता है। 36.96 का मतलब लगभग 37, तो इसको क्लोरीन 37 कहा जाता है। तो ये इनके एग्जैक्ट द्रव्यमान हुए। अब इनको हम हल करते हैं, कॉपी पर देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। देखिए ये है क्लोरीन 35 की प्रतिशत मात्रा जो थी 75.77%। आपको अभी मैंने बताया था कि नीचे 100 लगा करके हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे, तो 100 लगाने पर जो डेसिमल यहाँ था वो 2 अंक इधर आ जाएगा, 0.7577 को उसके एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान से 34.9689 जो आपको क्वेश्चन में दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जो क्लोरीन 37 है उसकी प्रतिशत मात्रा थी 24.23%, उसके नीचे 100 लगा करके डेसिमल को 2 अंक लेफ्ट पर ले जाएंगे, बाईं तरफ ले जाएंगे, तो 0.2423 इसको उसके एग्जैक्ट जो परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा है उसके सामने ही दे रखा है 36.9659 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के आंसर हम सामने लिख करके उनको जोड़ देते हैं, तो जो आ जाता है वो होता है क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 35.5 हो जाता है ये। तो ये जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे इसका सही आंसर हम यही लिखते हैं 35.4527, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हम क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 ही लिखते हैं और वही बताते हैं। ये था औसत परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद आपको करना है आणविक द्रव्यमान, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में अणुभार के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा हम बुक से करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। पहले हमें सूत्र चाहिए, किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसके लिए हमें उसका अणु सूत्र चाहिए। उसमें जो जो भी तत्व उपस्थित हैं, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके विभिन्न परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान यदि हम जोड़ दें तो वो बन जाता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसके लिए ये इसकी परिभाषा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी परिभाषा लिखनी होती है। उदाहरण देख लीजिए, आपको आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.1, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसको हम हल कर लेते हैं जिससे आप इसको समझ पाएंगे उदाहरण के रूप में। तो ये देखिए, ये है प्रश्न 1.1। निम्नलिखित के लिए आपकी प्रश्न, इसमें मोलर द्रव्यमान पूछा था, मैंने इसके साथ आणविक द्रव्यमान और ऐड कर दिया है क्योंकि आणविक द्रव्यमान से ही मोलर द्रव्यमान निकलता है। तो निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आप इसको
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे। जब भी आप कॉपी पर काम करेंगे तो आप लिखें निम्नलिखित के लिए, मतलब इन तीनों के लिए आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान को निकालिए या इनका परिकलन कीजिए। तो 3 है H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन। इनको हम हल करते हैं। देखें इसे। क्वेश्चन 1.1 सबसे पहले जल की बात करते हैं, वाटर H2O। देखो बेटा, आणविक द्रव्यमान निकालने का फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है आपको फॉर्मूला, अणुसूत्र पता होना चाहिए। सामान्यतः आपको प्रश्नों में अणुसूत्र दिया जाता है, तो ये आपको प्रश्न में दिया होगा, जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं 1.1 इसमें। अब इसको कैसे हल करते हैं? इसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसकी पहचान आपको करनी है। दूसरी बात, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं ये ऐसे पता चलता है कि उसके पाँव में क्या लिखा है। अब हाइड्रोजन के पाँव में 2 लिखा है, तो मतलब इसके 2 परमाणु हैं, हमने लिख दिया 2। एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1.008 यूनिफाइड, ये हमें पता है, तो हमने ये वाला 2 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 यूनिफाइड। प्लस जब भी एक तत्व का सारा हिसाब किताब हम लिख देंगे उसके बाद हमें प्लस लगाना है। प्लस लगा दिया। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। तो ये हाइड्रोजन का हिसाब किताब हो गया, ये ऑक्सीजन का हिसाब किताब हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से गुणा करो, ये आएगा 2.016 प्लस 16.00 और ये हो गया 18.016 यूनिफाइड। ये इसका आणविक द्रव्यमान है। अभी हम मोलर द्रव्यमान पूरा कर लें इस क्वेश्चन को, फिर करवाएंगे। तो एक बार यहीं तक आप इसको देखिए। आणविक द्रव्यमान जल का 18.016 यूनिफाइड ऐसे हमने निकाला। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई 2 के लिए आया, ऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12.01 यूनिफाइड। ये कार्बन का हमने सब कुछ लिख दिया, एक ही परमाणु था। प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु नज़र आ रहे हैं आपको? 2। एक परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान 16.00। अब इनको हल करेंगे, ये यूनिफाइड है, 16.00 यूनिफाइड आएगा यहाँ पे। हल करेंगे, 12.01 ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस यूँ का यूँ आ जाएगा। 16.00 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.00, इनको प्लस करेंगे, उत्तर आएगा 44.01 यूनिफाइड। अगला है मीथेन CH4। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.01 यूनिफाइड कर चुके हैं। कार्बन का सब हो गया तो प्लस लगा दिया। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं तो 4 आ गए। हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1.008 यूनिफाइड, इनको गुणा करेंगे 4 को इससे, 12.01 जैसे था वैसे ही रह जाएगा। और पहले गुणा करेंगे। याद रखें बच्चे, गणित में आपने सीखा है कि पहले हमेशा गुणा को हल किया जाता है फिर प्लस किया जाता है। तो 4 को इससे गुणा करेंगे 4.032, इन दोनों को प्लस करेंगे 16.042 यूनिफाइड। तो इस तरह से हमने तीनों जो यौगिक आपको दे रखे हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनके आणविक द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिए। अब बारी आती है मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान भी आणविक द्रव्यमान से ही निकाले जाते हैं। आणविक द्रव्यमान को हम यूनिफाइड में शो करते हैं। अगर यूनिफाइड में जितनी मात्रा है, अगर उसी को हम ग्राम में ले लें तो वो बन जाता है मोलर द्रव्यमान। दोबारा करते हैं। जल H2O का आणविक द्रव्यमान है 18.016 यूनिफाइड। हमने पढ़ा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को यूनिफाइड से शो करते हैं। और जल का मोलर द्रव्यमान है 18.016 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड आणविक द्रव्यमान है 44.01 यूनिफाइड और इसी का मोलर द्रव्यमान है कार्बन डाइऑक्साइड का 44.01 ग्राम। मीथेन
इसका आणविक द्रव्यमान है 16.042 यूनिफाइड और इसका मोलर द्रव्यमान है 16.042 ग्राम। तो इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दोनों ज्ञात कर सकते हैं परमाणु द्रव्यमान की सहायता से। अब एक छोटा सा टॉपिक और है ये द्रव्यमान से रिलेटेड, वो है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखें, सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसे समझना है आपने। हमने बात की आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान होता है किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान यूनिफाइड में, उसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। अब यदि कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनका एक अणु अलग किया ही नहीं जा सकता, वो आपस में इस प्रकार से जालक में एडजस्ट रहते हैं कि उनमें से एक अणु को निकालना संभव ही नहीं है। जैसे कि नमक, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जालक में बंधे रहते हैं कि आप एक सोडियम और एक क्लोरीन को बाहर निकाल करके उसका एक सिंगल अणु प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। निकाला वैसे ही जाता है इसको जैसे आणविक द्रव्यमान होता है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान। सोडियम का द्रव्यमान है 23.0, क्लोरीन का है 35.5, इन दोनों को जोड़ दें तो 58.5। यही आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका है। बस हम उसको डिफाइन करते हैं सूत्र द्रव्यमान से। तो सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान एक ही तरीके से निकलते हैं, एक ही बात होती है, जस्ट इसको परिभाषित अलग ढंग से करते हैं क्योंकि इन यौगिकों का एक अणु अलग करना संभव नहीं होता। इसलिए जो सूत्र में हमें दिख रहा है, जो सूत्र हमें बता रहा है, उसी के अनुसार हम उसका भार निकाल लेते हैं। ये है सूत्र द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान से संबंधित सभी टॉपिक इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए। कौन कौन से किए? परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान। इन सब को निकालने का तरीका भी हमने सीखा। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें। आपकी बुक में यहाँ एक उदाहरण दे रखा है 1.1, बहुत बढ़िया और अच्छा एग्जाम्पल है आणविक द्रव्यमान का। एक बड़ा अणु आपके सामने है C6H12O6, ये ग्लूकोज अणु है। आपने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं में पढ़ा होगा। उसका अणुभार आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका आपको दिखाया हुआ है। तो इसको आप देखें, पहले खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद इसका हल यहाँ से देखें और उसको चेक करें। तो इस प्रकार से आपकी रिवीजन हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू।